स्वागत है आपका इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस में। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। और उसमें हम पढ़ रहे थे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में, जिसमें हमने गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा था, जिसने 1206 से 1210 तक ईस्वी तक राज किया। और उसके बाद उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह दिल्ली सिंहासन की गद्दी पर बैठा। और आज हम कवर करने जा रहे हैं गुलाम वंश का तीसरा शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, जिसने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में जाते हैं। तो हमने देखा था कि जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, तो वो क्या करता है? वो आराम फरमा रहा होता है। क्या कर रहा होता है? आराम फरमा रहा होता है। अब ये आराम शाह जो होता है वो अयोग्य होता है। वो क्या होता है? एक अयोग्य शासक होता है, जिसके कारण क्या होता है, लाहौर के जो खलीफा होते हैं, जो जन होते हैं, वो क्या करते हैं? इसे हटाने का प्रयत्न करते हैं। और पर ये आराम शाह जो होता है वो अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होता। और इसलिए क्या होता है, एक जो शासक होता है दूसरा, जो इक्ता होता है, कहाँ का? बदायूं का इक्ता होता है, वो क्या करता है? इस आराम शाह के साथ युद्ध करता है और उसे युद्ध में पराजित कर देता है। जिसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है वो बैठता है सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन बैठता है? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है। 1210 ईस्वी में जब ये आराम शाह को हराता है और उसके बाद क्या करता है? शासन करता है। कहाँ? दिल्ली सल्तनत पर। यह क्या होता है? एक इल्बरी जनजाति का तुर्क होता है। क्या होता है? इल्बरी जनजाति का तुर्क होता है, जिसका जो वंश होता है वो सम्मी वंश होता है। ये क्या होता है? सम्मी वंश का एक इल्बरी तुर्क होता है। अब बात करते हैं ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया कहाँ से। ठीक है, तो इसको जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है देखते हैं। इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो संस्थापक होता है किसका? गुलाम वंश का, जो गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, उसने क्या करा होता है? 1 लाख जीतल में क्या है? इसे खरीदा होता है। अतः क्या था कि जो दास था, जो मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या करता है? इस इल्तुतमिश को अपने दास के रूप में खरीदता है। और कितने में खरीदता है? 1 लाख जीतल में। जीतल जो होता है वो क्या होता है? चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उस समय जीतल कहा जाता था। ठीक है, तो 1 लाख जीतल में कौन खरीदता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको खरीदता है? इल्तुतमिश को खरीदता है। अब होता क्या है, इसको एक नाम दिया गया, एक परिभाषा दी गई, गुलामों का गुलाम। इसको क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। अब जानते हैं ये क्यों कहा गया। तो होता क्या है, महमूद गौरी के 3 गुलाम होते हैं। कौन कौन से? जो दास होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एल्दौज, एक कुबाचा, एल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन। अब कुतुबुद्दीन क्या होता है? दास होता है। और यही दास बाद में क्या होता है? इल्तुतमिश को अपना दास बनाता है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास हो गया? वो स्वयं मोहम्मद गौरी का दास हो गया। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन हो गया? इल्तुतमिश। और यहां ये जो दास हो गया, ये किसका दास हो गया? गौरी का। ठीक है, तो ये दास हो गया, इसका दास कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, जो इल्तुतमिश को संज्ञा दी गई, वो संज्ञा दी गई क्या? गुलामों का गुलाम। ठीक है, अब ये जो होता है 1 लाख जीतल में क्या करता है? इसे खरीद लेता है। और ये क्या होता है ना, धीरे धीरे अपना साम्राज्य मतलब शासन के प्रति जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो होता है वो खास बन जाता है। इसके बाद इसे क्या मिलती है? ग्वालियर की इक्ता मिलती है। ठीक है, इसको दास से उठने के बाद क्या मिलती है? ग्वालियर की इक्ता मिलती है। अब इक्ता क्या होता है? इक्ता जो होता है वो
जो टैक्स वसूल करते थे उस टाइम, उसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। जो टैक्स वसूल करते थे, हमें पता था कि एक टैक्स लिया जाता था, ठीक है, एक टैक्स लिया जाता था जिसे जो वसूल करते थे वो क्या, एक अधिकारी वसूल करते थे, एक विभाग होता था उसका अलग, तो उसमें भी एक अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो जो अधिकारी हुआ करते थे उनको कहा जाता था इक्ता। क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और ये जो इक्ता था वो ग्वालियर की जो सर्वप्रथम इक्ता मिली थी वो किसे मिली थी? इल्तुतमिश को मिली थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो बुलंदशहर, इसको दूसरी इक्ता मिली, इसके बाद इसको बुलंदशहर की इक्ता मिल गई, ठीक है, बुलंदशहर की इक्ता मिल गई। और बाद में जब ये शासक बना तो उस टाइम ये कहाँ का? बदायूं का इक्ता था, ठीक है। बाद में जिस समय 1210 ईस्वी में जब इसने आराम शाह के ऊपर युद्ध करा तो वो उस समय क्या था? बदायूं का इक्ता रहा था। अब हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी के कितने दास थे? 3 दास थे, जिसमें 1210 ईस्वी में कुतुबुल-दीन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब कुतुबुल-दीन की मृत्यु के बाद क्या होता है? बचते हैं कौन? इसके 2 दास। कौन कौन से? एल्दौज और कुबाचा, ठीक है, एल्दौज और कुबाचा। जो एल्दौज और कुबाचा थे वे अपना आप को क्या मानते थे? दिल्ली सल्तनत का शासन मानते थे, ठीक है। क्योंकि क्या था कि दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो एक बड़ा साम्राज्य था, जिस कारण क्या था, एल्दौज और कुबाचा भी दिल्ली सल्तनत को अपना शासन मानते थे। हुआ क्या, जो एल्दौज को देखते हैं थोड़ा सा मैप में, तो एल्दौज यहाँ गजनी में क्या होता था? एल्दौज शासन कर रहा होता है, ठीक है, एल्दौज यहाँ गजनी में शासन कर रहा होता है। और दूसरा जो हमारा कौन है? कुबाचा। कुबाचा कहाँ शासन कर रहा होता है? कुबाचा जो है मुल्तान और सिंध प्रांत में क्या कर रहा होता है? शासन कर रहा होता है, ठीक है। तीसरी बात, लाहौर। लाहौर किसके अधीन होता है? लाहौर जो होता है उस समय इल्तुतमिश के अधीन होता है, ठीक है। अब इल्तुतमिश के अधीन लाहौर होता है तो होता क्या है ना, गजनी को लेकर ख्वारिज़्म शाह का युद्ध होता है। किससे? एल्दौज से। गजनी को लेकर ख्वारिज़्म शाह का युद्ध होता है। किससे? एल्दौज को लेकर। एल्दौज के साथ ख्वारिज़्म शाह का क्या होता है? युद्ध होता है। जब इसका युद्ध होता है तो यहाँ क्या होता है कि एल्दौज जो होता है, एल्दौज क्या करता है? एल्दौज हार जाता है और वो भागकर कहाँ आता है? वो भागकर आता है लाहौर। वो भागकर कहाँ आता है? लाहौर आता है, ठीक है। अब इसी का फायदा कौन उठाता है? इसी का फायदा क्या करता है? जो इल्तुतमिश होता है वो इसका फायदा उठाता है और अपनी सूझबूझ से क्या करता है? लाहौर में जब एल्दौज पहुंचता है तो इस एल्दौज पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। हारा हुआ है, उसको और हराना है, मतलब अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए वो क्या करता है? इस लाहौर में स्थित एल्दौज को हरा देता है और एक युद्ध होता है दोनों के बीच, ठीक है। उस युद्ध को क्या नाम दिया गया? तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, जो 1215 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1215 ईस्वी में क्या होता है? जब एल्दौज भागते हुए लाहौर आता है तो लाहौर में क्या होता है? इल्तुतमिश अपनी सेना के साथ इसके साथ युद्ध करता है और इसे हरा देता है, ठीक है। यहाँ गजनी से हारा हुआ लाहौर आया है तो हारेगा ही हारेगा। तो होता क्या है, जब हार जाता है तो 1215 ईस्वी में क्या हो जाता है? एक तराइन का युद्ध होता है जिसे तराइन का तीसरा युद्ध कहते हैं, ठीक है। तराइन का हमने 3 युद्ध पढ़े, ठीक है। कौन कौन से? 1191 में एक युद्ध पड़ा था, एक युद्ध 1192 पड़ा था जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन के पहले युद्ध में जो विजय हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा जो विजय हुई थी वो किसकी विजय हुई थी? वो फिर हुई थी मोहम्मद गौरी की विजय। कब? 1192 ईस्वी में। अब यहाँ जब ये हार जाता है एल्दौज तो इसके सामने एक दूसरी समस्या होती है। दूसरी समस्या कौन थी? वो था महमूद गौरी का एक दूसरा दास, जो कौन था? जो था कुबाचा। और वो कहाँ शासन कर रहा होता है? वो शासन कर रहा होता है मुल्तान और सिंध में। कहाँ शासन कर रहा होता है? मुल्तान और सिंध में। तो करता क्या है इल्तुतमिश? क्या करता है, जब तराइन के तृतीय युद्ध में 1215 ईस्वी में जब हरा देता है किसे? एल्दौज को, उसके बाद 1228 ईस्वी में क्या करता है? ये कुबाचा को हराने के लिए अपनी 2 सेनाएं भेजता है। कहाँ भेजता है? सिंध में और मुल्तान में, जहाँ कौन शासक कर रहा है? जहाँ कुबाचा शासक कर रहा है, ठीक है।
तो कुबाचा को हराने के लिए जब ये दो अपनी सेनाएं भेजता है तो इस युद्ध में क्या होता है, कुबाचा हार जाता है। हमने देखा था कि कुबाचा जो था वो कुबाचा का जो विवाह हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन से हुआ था। तो होता क्या है, जब ये कुबाचा हार जाता है तो ये क्या करता है, सिंधु नदी में कूदकर क्या करता है, अपनी जान दे देता है, सिंधु नदी में कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, इससे पहले हमने एक और शासक पढ़ा था जो आत्महत्या करता है, वो कौन था, वो था जयपाल। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या बनता है कि जो आत्महत्या करने वाला पहला शासक कौन था। ठीक है, तो वो कौन था, जयपाल था, जो 1000 ईस्वी में क्या करता है, आत्महत्या करता है। अब देखते हैं कि जो इल्तुतमिश था उसने अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक स्थापित करा, कितना इसने वो साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जब ये साम्राज्य का विस्तार कर रहा होता है तो इसके सामने एक और चुनौती आ जाती है। ठीक है, पहले तो इसने मोहम्मद गौरी के 2 दासों से अपने आप को छुटा दिया था, मतलब साम्राज्य को बढ़ने से रोक लिया था। अब दूसरी समस्या इसके सामने क्या उत्पन्न हो जाती है, दूसरी समस्या इसके सामने उत्पन्न हो जाती है क्या, मंगोल। ठीक है, उस समय क्या था, दिल्ली सल्तनत पर क्या था, मंगोल का खतरा मंडरा रहा था। ठीक है, हुआ क्या, जब यहाँ ख्वारिज़्म शाह जब ये शासन कर रहा था तो होता क्या है, मंगोल का एक नेता होता है चंगेज खां, मंगोल का नेता होता है चंगेज खां। तो ये क्या करता है, अब गजनी को लेकर क्या करता है, ये ख्वारिज़्म शाह पर आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण कर देता है, ख्वारिज़्म शाह पर आक्रमण कर देता है। कौन, मंगोल नेता कौन, चंगेज खां। तो चंगेज खां क्या करता है, ख्वारिज़्म शाह पर आक्रमण कर देता है और ख्वारिज़्म शाह की हत्या करा देता है। और यहीं से क्या होता है, इसका एक पुत्र होता है, इसका पुत्र कौन होता है, जलाउद्दीन मकबरनी। तो जलाउद्दीन मकबरनी क्या करता है, भारत आता है। भारत में कहाँ आता है, ये आता है लाहौर में। ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए ये भागता हुआ कहाँ आता है, लाहौर आता है। और लाहौर में क्यों आता है, ये क्या सोचता है कि यहाँ जो राज कर रहा है कौन, इल्तुतमिश, जो यहाँ इल्तुतमिश राज कर रहा है वो क्या करेगा, वो मुझे शरण देगा। ठीक है, और इस किससे, चंगेज खां से क्या करेगा, मुझे बचाएगा। ठीक है, तो ये भागता हुआ कहाँ आता है, लाहौर आता है। तो जब ये लाहौर आता है तो ये सोचता है इल्तुतमिश से शरण देगा, पर इल्तुतमिश क्या करता है, एक सूझबूझ करता है, अपनी एक चालाकी दिखाता है। ये क्या करता है, ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलाउद्दीन मकबरनी को क्या करता है, भारत में आने देता है और क्या करता है, इसको शरण नहीं देता है। ठीक है, जब ये शरण नहीं देता है तो इसी की यही जो सफलता होती है, यही जो चालाकी होती है, वो आगे चलकर क्या होती है, दिल्ली सल्तनत को बचा लेती है। किससे, चंगेज खां से। चंगेज खां से क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत को बचा लेती है। अब होता क्या है, जब ये मंगोल नेता आता है भारत किसको ढूंढता हुआ, लाहौर किसको ढूंढता हुआ, ये जलाउद्दीन मकबरनी को ढूंढता हुआ जब ये भारत आता है तो होता क्या है, इल्तुतमिश जलाउद्दीन मकबरनी को किसको सौंप देता है, चंगेज खां को सौंप देता है। और इसी के कारण क्या होता है, चंगेज खां दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं करता है। इसलिए एक बात कही जाती है कि जो इल्तुतमिश था वो चंगेज खां जो मंगोल नेता है उसके समकालीन था, अर्थात उसके समकालीन क्या था, चंगेज खां के समकालीन कौन था, इल्तुतमिश था। इसलिए उसकी दिल्ली सल्तनत जो होती है वो बच जाती है। अब इसके बाद इसकी राजधानी की बात करते हैं। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत का इसने विस्तार करा, साम्राज्य का विस्तार करा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। क्यों दिल्ली को बनाया ये जानते हैं। तो दिल्ली को इसलिए बनाया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली में जब वो शासन कर रहा होता है तो वो क्या करता है, वहाँ अपने साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार करता है और वहाँ निर्माण कार्य करता है। हमने देखा था कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, तो ऐसी जो मीनारें बनाता है उसके बाद क्या करता है, वो विस्तार करता जाता है। तो इसलिए जो इल्तुतमिश होता है वो क्या करता है, दिल्ली को अपनी क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। जब ये दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है तो इसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करता है। और हमने देखा था कि किस तरह इसने मुल्तान, सिंध दोनों को जीत लिया था। ठीक है, ये पहला शासक रहा होता है। कौन पहला शासक रहा होता है जिसने सिंध, मुल्तान, इतने ज़्यादा साम्राज्य को अपने कब्जे में लिया होता है। तो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा साम्राज्य है। देखिए
ख्वारिज़्म शाह यहाँ गजनी से भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या था, दिल्ली सल्तनत पर जो एल्दौस था और कुबाचा था उनकी नज़र रहती थी। तो सिंध, मुल्तान, यहाँ लाहौर, पूरा बंगाल से लेकर यहाँ तक का क्या होता है, राज्य साम्राज्य का विस्तार करता है। राज्य विस्तार में देखते हैं मुल्तान से बंगाल तक, ठीक है, ये मुल्तान है, मुल्तान से पूरा बंगाल तक का एरिया क्या करता है, ये अपना बनाता है। फिर यहाँ सिंध, अजमेर, अजमेर पूरा इसका होता है। ग्वालियर, ग्वालियर पर पूरी एक सत्ता होती है। मतलब एक तरह से क्या होता है, राज्य साम्राज्य का इतना विस्तार करता है कि इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो दास था ये बड़ा कहाँ से, ये दास था ये नीचे से उठा, ठीक है, कहाँ पर से, जब खोखर जनजाति का विद्रोह हुआ था, कुतुब वो गौरी ने क्या करा था, खोखर जनजाति का विद्रोह करा था, विद्रोह के में भाग लिया था, तो इसने भी भाग लिया था। कौन कौन ने भाग लिया था, गौरी था, ठीक है, मोहम्मद गौरी था, और उसके दो दास थे। दो दास कौन कौन थे, एक कुतुबुद्दीन था और एक था कौन, एक कौन था, यही इल्तुतमिश रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या था, इसका पहला जो इसका अभियान था वो खोखर जनजाति के विद्रोह का था। फिर इसके सिक्कों की बात करते हैं। इसने जो था वो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो अरब के सिक्के, वो भी शुद्ध अरब के सिक्के, मतलब कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करी, और जैसे वो सिक्के थे अरब के, वो सिक्के क्या थे, इसने चलाए थे। दूसरी चीज इसने क्या चलाया था, चांदी का टका चलाया था, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, 175 ग्रेन का चांदी का टका कहा गया, या फिर जीतल। अब तांबे का जो सिक्का था, एक इसने तांबे का सिक्का भी चलाया और उसे क्या कहा गया, जीतल कहा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसने एक परंपरा चलाई, ठीक है, किसमें, सिक्कों में एक परंपरा चलाई, ठीक है। जिस प्रकार हम देखते हैं आजकल सिक्कों में या फिर नोटों में क्या लिखा रहता है, नीचे से लिखा रहता है भारत सरकार, और नीचे से क्या, ईयर लिखा रहता है। तो वो भारत सरकार जो लिखा रहता है वो कहाँ से शुरुआत हुई, यहीं इल्तुतमिश के काल से शुरुआत हुई। इसने क्या करा, एक टकसाल नाम की परंपरा चलाई, और वो क्या थी, नाम लिखने की परंपरा, ठीक है, नाम लिखने की क्या थी, परंपरा थी। मतलब कि इसने क्या करा था, जो सिक्के चलाए थे उसमें क्या करा था, इसने अपना नाम लिखा था। इसने लिखा था क्या, सुल्तान इल्तुतमिश, और नीचे से ईयर लिखा होगा। तो यही जो परंपरा कहलाती थी वो क्या कहलाती थी, वो कहलाती टकसाल। तो टकसाल की शुरुआत किसने करी, वो करी थी इल्तुतमिश ने। दूसरी उपाधि की बात करते हैं। इसने जो है उपाधि पाई थी, इसने जो उपाधि ली थी वो सुल्तान की उपाधि ली थी, और खुद नहीं ली थी। हमने देखा था कौन, गजनवी क्या करता है, सुल्तान की उपाधि लेता है। तो सुल्तान की उपाधि खुद नहीं ली थी इसने, इसको क्या कहते हैं, बगदाद के खलीफा से, कहाँ से, बगदाद के खलीफा से इसने क्या ली थी, सुल्तान की उपाधि ली थी। तो सोचिए बगदाद तक का इसका क्या है, बगदाद तक की इसकी चर्चाएं हो रही है। तो कितना बड़ा शासक रहा होगा उस टाइम का, जो इतना बड़ा एरिया पूरा दिल्ली सल्तनत का शासक रहा, और बगदाद तक उसके चर्चाएं थे। तो बगदाद के एक खलीफा होते हैं अल मुस्तबीर बिल्लाह, उन्होंने क्या कहा, इसे सुल्तान कहा। जिस प्रकार 2018 में मिला था हमारे प्रधानमंत्री को सियोल शांति पुरस्कार, उसी प्रकार क्या है, बगदाद के खलीफा ने इसे क्या कहा, सुल्तान की उपाधि दे दी, एक उपाधि दे दी, सुल्तान की उपाधि। अब आगे चलते हैं, इसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। इल्तुतमिश ने क्या करा था, अपनी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करा था, एक 40 प्रसिद्ध सरदारों का क्या था, गठन किया था। 40 प्रसिद्ध सरदारों का गठन किया था, जिन्हें क्या कहा गया, मतलब क्या था, इसमें 40 जो थे वो सरदार थे, जो क्या थे, एक गुलाम के रूप में थे, ठीक है। अब इस 40 प्रसिद्ध सरदारों को क्या नाम दिया गया, इन्हें बोला गया गुलाम 40। क्या बोला गया, गुलाम 40, या इन्हें कहा गया तुर्कान ए चहलगामी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तुर्कान ए चहलगामी किसके शासनकाल का प्रशासनिक कार्य था। तो ये जो तुर्कान ए चहलगामी था, ये दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश का प्रशासनिक कार्य था। और ये बनाया क्यों गया, ये क्या था, प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था। क्या था कि अलग अलग विभाग थे। अब इसके बाद एक आता है अमीर ए दाद। क्या था उस समय, ये क्या था ना, न्याय के लिए इसने क्या करा, एक
एक एक और क्या बनाया, नया गठन करा। किसका? एक नया गठन करा जो था अमीर-ए-दाद। क्या कहलाया? अमीर-ए-दाद। अब जैसे अभी हमारे पास है न्याय के लिए क्या है, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसी प्रकार इसने भी एक गठन किया, एक विभाग का गठन किया। और वो विभाग कौन था? अमीर-ए-दाद। अमीर-ए-दाद, इसमें क्या था? न्याय होता था। अब पहले से होता क्या था कि अगर जब इसका गठन नहीं था ना, जब ये अमीर-ए-दाद न्याय का जो विभाग था उसका गठन नहीं हुआ था, तो होता क्या था, जो प्रजा थी वो डायरेक्ट किसके पास आती थी? राजा के पास आती थी। तो राजा के पास ना आए, ठीक है, प्रजा डायरेक्ट राजा के पास ना आए, वो जो मसले हैं वो वहीं सॉल्व हो जाए, जिसके लिए उसने अमीर-ए-दाद बनाया था, एक न्याय का विभाग बनाया था। अब ये न्याय का विभाग जो था, न्याय का विभाग तो बना दिया, उसमें एक अधिकारी भी होगा, पर जो सारे अधिकार थे वो अधिकारी के पास नहीं थे, ठीक है। मतलब राय जो लेनी थी वो राजा से ही लेनी थी। जैसे किसी को मृत्युदंड देना है तो डायरेक्ट, कोई ऐसे काम में मृत्युदंड देना है तो वो डायरेक्ट ये अमीर-ए-दाद का अधिकारी नहीं दे सकता था। ये कौन देता? राजा देता। राजा से मशवरा होता और राजा फिर क्या करता? मृत्युदंड देता। अब इसके निर्माण कार्य की बात करते हैं। तो निर्माण कार्य में क्या था, हमने देखा था कि जब तराइन का दूसरा युद्ध विजय हो गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा? कुतुब मीनार का निर्माण करा, और उसी कुतुब मीनार का निर्माण पहली मंजिल में करा उसने। फिर दूसरी से चौथी मंजिल तक जो निर्माण करा वो किसने करा था? वो करा था इल्तुतमिश ने। कब इल्तुतमिश ने करा था? किसने करा था? कुतुब मीनार की दूसरी चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करा था, जो हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज इसने क्या बनाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। इसका क्या था? एक ज्येष्ठ पुत्र था, और वो कौन था? वो था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद था, जो 1229 में क्या होगी, जिसकी क्या थी? 1229 में क्या थी? मृत्यु हो गई थी। और उसी की याद में इसने क्या बनाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का क्या बनाया था? मकबरा बनाया था। अब इस सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो था वो तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था। कौन सा मकबरा? तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा। हमने देखा था कि इससे पहले जितने भी तुर्क आए उसमें से किसी ने एक भी मकबरा नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? एक तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरे का निर्माण हुआ, और वो किसने करा? इल्तुतमिश ने करा। किसकी याद में करा? नसरुद्दीन महमूद की याद में, जो क्या था? उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जिसकी मृत्यु 1229 में हो गई थी। अब एक इसने क्या बनाई? मस्जिद बनाई, ठीक है, ईदगाह जिसे कहा। तो इसने क्या करा? हौज-ए-सम्मी या फिर सम्मी ईदगाह का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? हौज-ए-सम्मी या फिर सम्मी ईदगाह का निर्माण कराया। और कहाँ कराया? ये इसने कराया था बदायूं में, यूपी में। कहाँ कराया था? बदायूं में, यूपी में। यूपी में क्या हुआ? सम्मी ईदगाह का निर्माण हुआ। अब इसकी मृत्यु जो हुई थी, ये क्या हो रहा था? 1236 में क्या हुआ? ये बमियान पर अपना क्षेत्र का विस्तार करते जा रहा था, ठीक है, क्षेत्र को बढ़ाता चला जा रहा था। तो ये बमियान पर आक्रमण करने जा रहा था। तो जब ये बमियान पर आक्रमण करने जा रहा था 1236 ईस्वी में, तो होता क्या है? इसकी बीच में क्या होती है? तबीयत बिगड़ जाती है, और 30 अप्रैल 1236 को क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो होता है, इसको क्या कहते हैं? दिल्ली में दफनाया गया, ठीक है, दिल्ली में दफनाया गया। तो वहाँ एक मकबरे का निर्माण हुआ, और वो जो मकबरा था वो स्क्रीज शैली में बना था। कौन सी शैली में बना था? स्क्रीज शैली में। क्वेश्चन आता है कि किस सुल्तान का निर्माण जो था वो स्क्रीज शैली में बना हुआ है? तो वो जो निर्माण था वो इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण था, जो स्क्रीज शैली में बना था। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो हुआ क्या? मृत्यु से पहले क्या करता है 1236 ईस्वी में? रजिया सुल्तान जो कि इसकी पुत्री होती है, ठीक है, रजिया सुल्तान जो कि इसकी पुत्री होती है, उसको क्या करता है? सिंहासन पर बैठा देता है। मतलब एक रजिया सुल्तान को क्या कर देता है? शासक नियुक्त कर देता है। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। पर होता क्या है? इसका एक और पुत्र होता है, वो होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन होता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। वो क्या करता है? गद्दी पर रजिया सुल्तान को न बैठाकर खुद बैठ जाता है गद्दी पर, ठीक है। जब वो खुद बैठ जाता है तो वो भी एक क्या होता है? आराम शाह की तरह एक अयोग्य शासक होता है। तो जब ये अयोग्य शासक होता है तो होता क्या है? जनता में क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो राजा था, जो शासक था, इल्तुतमिश जो था, वो क्या करता है?
मृत्यु से पहले ही रजिया सुल्तान को क्या कर देता है, गद्दी पर बैठा देता है, एक शासिका नियुक्त कर देता है। और परंतु रूपनुद्दीन क्या करता है, उसको शासन पर न बैठाकर खुद राजा बन जाता है। जब वो राजा बन जाता है तो अयोग्य होने के कारण क्या होता है, जनता में विद्रोह हो जाता है। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए क्या करता है, रूपनुद्दीन जो होता है भाग जाता है दिल्ली सल्तनत की कुर्सी से। जब वो भाग जाता है तो इसी का फायदा उठाती है कौन, रजिया सुल्तान। और वो क्या करती है, लाल वस्त्र पहनकर क्या करती है, अपने को वास्तविक संस्थापक होने का दावा करती है और उत्तराधिकारी के रूप में बैठ जाती है। ठीक है, अब हम रजिया सुल्तान को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।